भागों में बांटा। उसमें से सबसे पहला था एक जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे कहा था भू आकृति विज्ञान। दूसरा जो था हमारा जलवायु, और तीसरा था समुद्र। जब हम भू आकृति विज्ञान को पढ़े थे तो इसके अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी संरचनाओं का अध्ययन किया था। और जब ऊपरी संरचना का अध्ययन किया था तो ऊपरी संरचना के अध्ययन से पूर्व हमें इस बात का अध्ययन करना पड़ेगा कि ऊपरी संरचना बनी कैसे। तो ऊपरी संरचना कहीं ना कहीं आंतरिक संरचना से बनी, और आंतरिक संरचना से बनी तो कहीं ना कहीं आंतरिक संरचना का ऊपरी संरचना में बदलाव बल के कारण है। तो हमें वो बल को भी पढ़ना था और आंतरिक संरचना को भी पढ़ना था। और जब आंतरिक संरचना को पढ़ना था तो आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ते हुए हम सबसे पहले कुछ सिद्धांतों को लेकर पढ़े, जिसमें एक सिद्धांत घनत्व पर आधारित, जिसमें इस बात को कहा गया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक ही प्रकार के पदार्थों से बनी, और घनत्व में वृद्धि होने के कारण, किसमें वृद्धि, दाब में वृद्धि होने के कारण घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती। परंतु घनत्व पर आधारित प्रथम इस सिद्धांत ने इस बात को जो कहा उसे द्वितीय सिद्धांत ने नकारा, जो घनत्व पर आधारित ही था, जिसने कहा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक जैसे पदार्थों से नहीं बल्कि भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी है, और घनत्व में वृद्धि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो घनत्व है वो 11 सेंटीमीटर क्यूब पर कुछ है, और जो औसत है वो 5.5, और जो ऊपरी है वो 2.7। इसका मतलब कि पृथ्वी की ऊपरी संरचना से नीचे की ओर जाने पर घनत्व में क्या होती है, डेंसिटी में क्या होती है, वृद्धि होती। और इस बात को उसने नकारते हुए कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक जैसे पदार्थों से नहीं बल्कि भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी है, और घनत्व में जो वृद्धि है वो कैसी है बेटा, भार जनित है। इस सिद्धांत ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पूर्णतः जस्टिफाई नहीं कर पाया, बता नहीं पाया। तो फिर तापजनित आया, और जब तापजनित आए तो तापजनित अध्ययन में हमने पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रत्येक 100 मीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, ये सिद्धांत का। और अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना तरल अवस्था में, परंतु ऐसी है क्या, नहीं। तो इस बात का आलोचना करते हुए आलोचक ने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ऊपरी सतह में रेडियो एक्टिव पदार्थों की बहुलता है, और बहुलता होने के कारण रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने आप को संतुलित करने के लिए लगातार रेडिएशन का उत्सर्जन करते रहते हैं, जिस वजह से तापमान में वृद्धि होती है। और ये तापमान में वृद्धि रेडियो एक्टिव पदार्थों की ऊपरी सतह में होने के कारण प्रारंभ में ऊपरी सतह में ही होती है। तो पृथ्वी के ऊपर से नीचे की आने पर प्रारंभ में तापमान में वृद्धि होती है, और उसके बाद में तापमान में धीरे धीरे कमी आती जाती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को उसने ऊपरी मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल में बांटने का प्रयास करा, परंतु पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पूर्ण वर्णन कर पाए क्या। और उसी के बाद में हमने आपको बताया था कि घनत्व का दाब से कैसा वर्णन, सीधा संबंध। तो दाब जनित कहा गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रेशर में वृद्धि होती, दाब में वृद्धि होती। इसका मतलब है कि पृथ्वी की ऊपर से नीचे आने पर दाब में वृद्धि होने के कारण मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठोस है। परंतु ऐसी भी है क्या, इसलिए एक प्रमुख सिद्धांत है जिसे अभिनव सिद्धांत कहा गया, जिसे सर्वमान्य सिद्धांत कहा गया, जो था भूकंपी तरंगों पर आधारित सिद्धांत। भूकंप की उत्पत्ति तरंगों के रूप में होती है, और तरंगों की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। और भूकंप की जो 3 तरंग होती है, जिसमें पी, एस और एल होती है, इसमें जो पी तरंग रहती है प्राथमिक तरंग जो अनुदैर्ध्य प्रकृति की, एस अनुप्रस्थ प्रकृति की, और एल जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, इसी से निकलती है रेले, इसी से निकलती है लव। और जब हमने इसे देखा तो इसे देखने के बाद हमें पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में पी और एस तरंग की भूमिका अधिक है, क्योंकि इसे भूमि तरंग या भूतरंग कहा जाता है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में चलती है। और जो पी तरंग है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है। एस तरंग केवल किस में चल सकती है, ठोस में चल सकती है। तो जब हमने ऊपर से नीचे के तरंगों को छोड़ा तो लगातार पृथ्वी में इन तरंगों की गति में लगातार वृद्धि होती चली गई, और आकार जो है इनका सीधा ना होते हुए वक्राकार होते चले गए, जो इस बात को इंगित करता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है नीचे जाने पर ठोस होते जाती है, परंतु भिन्न पदार्थों से बनी हुई। क्योंकि अगर एक जैसे पदार्थों से होती तो ऊपर से नीचे की ओर सीधी रहती। आप किसी बटर को अगर काटते हो तो बटर को काटने के बाद में आपको हमेशा ये दिखाई देता है कि कच्छ से कटा, ये हटा, परंतु बीच में आप यहाँ पर लोहे की रॉड लगा दो, कच्छ से कटा, यहाँ से हटा, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से हटा, फिर ऐसे गया, क्योंकि अलग पदार्थ है क्या, नहीं। तो मतलब जब एक जैसे पदार्थों के रहते हैं तो आकृति सीधी बनती है, परंतु जब अलग अलग रहते हैं तो वक्राकार बनती है।
तो इस आधार पर हमें पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक जैसे पदार्थों से बनी है क्या? नहीं बनी। फिर हमने आगे बढ़े, जब हम यहाँ पर आगे बढ़े तो हमें पता चला कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर एस तरंग की जो गति है वो एकाएक लुप्त हो गई। इसका मतलब है कि बाहर जो है वो द्रवावस्था में, क्योंकि पी तरंग की गति में भी कमी आई। परंतु 51 से 50 किलोमीटर पर आने पर, जिसे हम लहमन असंबद्धता कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, वहां पर हमें समझ में आया कि भैया यहाँ पर पी तरंग की गति में एकाएक वृद्धि हो गई। जब पी तरंग की गति में एकाएक वृद्धि हुई तो हमें इस एकाएक वृद्धि का परिणाम यह दिखा कि अत्यधिक ताप और दाब के कारण आंतरिक कोर कैसी अवस्था में? ठोस अवस्था में। इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना अभिनव वर्णन हुआ। अब बाह्य संरचना को देखना था तो बल को देखना था। बल दो प्रकार का था, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात भी दो प्रकार का था, कम तीव्रता और अधिक तीव्रता। कम तीव्रता वाले को पटल विरूपण, और पटल विरूपण को भी 3 भागों में बांटा गया था। पहला विवर्तनिक की समस्थितिक और सुस्थितिक, और पटल विरूपण को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक था महादेशजनक और एक था पर्वत निर्माणकारी। और महादेशजनक को भी 2 भागों में बांटा था, ऊपरीमुखी और अधोमुखी। तो पर्वत निर्माणकारी को भी हमने 2 भागों में बांटा गया था, संपीड़न और तनावमूलक। और इसी के बाद में हमने इस पूरे चार्ट को पढ़ते हुए विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति को पढ़ लिया। तो इसी के बाद में हम आगे चलकर चट्टान पर। और जब चट्टान को पढ़ा तो चट्टान 3 प्रकार की पड़ी थी, जिसमें आग्नेय, अवसादी और कांतरी। जब आग्नेय को पढ़ा तो आग्नेय चट्टान एक जैसी होती कि ना? क्योंकि आग्नेय चट्टान का संबंध उसमें मिले सिलिका या अम्लता, सिलिका की मात्रा पर निर्भर होती है, और कहां पर वो बन रही इसके ऊपर भी निर्भर होती है। उसके आधार पर हमने इसमें पेरिडोइट, गैब्रो, रायलाइट से लेकर हमने आपको हेमेटाइट से लेकर आपको बेसाल्ट चट्टान से लेकर बाकी सब चट्टानों के विषय में बताया कि भैया ये ग्रेनाइट चट्टान ही है, सॉरी ये आग्नेय चट्टान ही है, परंतु नाम कैसे होते हैं बेटा? अलग अलग। अत्यधिक ताप और दाब में विघटन की अनुपस्थिति में किस चट्टान का निर्माण होता है? कायांतरिक चट्टान। कौन सी चट्टान? अत्यधिक ताप एवं दाब की कमी में गर्म गलित पदार्थ के शीतलन के माध्यम से हुई चट्टान का निर्माण। जब शीतलन बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो चट्टान का आकार धीरे धीरे हो रहा है तो बड़ा, और बहुत धीरे धीरे होने की जगह जल्दी जल्दी हो रहा है तो छोटा हो रहा है। कैसा हो रहा है? छोटा। अब इसके बाद चट्टान जब देखी तो चट्टान के बना अनाच्छादन को भी पढ़ना था। अनाच्छादन एक वृहद प्रक्रिया है, एक संयुक्त प्रक्रम है, जिसके अंदर अपक्षयन, अपरदन और वृहक्षरण आता है। अपक्षयन क्या होता है? मौसम में परिवर्तन के कारण किसी चट्टान में होने वाला परिवर्तन और बने हुए अवसाद, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षयन। और एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपरदन। और उसके जब बाद में एक जगह पर गिर जाना, निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण। और फिर बाद में उसका परतों के रूप में जमना, पर्तीकरण। और फिर में लंबे समय तक जमे रहना, सीमेंटेशन। क्या कहलाता है? और कौन सी चट्टान बन जाती है? औषधि चट्टान। ये जब देखा तो इसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर प्लेट को पढ़ा। जब प्लेट को पढ़ा तो प्लेट को पढ़ने के बाद में हमने इस बात को भी पढ़ लिया कि प्लेट होती क्या है, प्लेटों का संचलन कैसे होता है। तो हमने 3 प्रकार से संचलन देखा, अपसारी, अभिसारी और समानांतर। अपसारी में कैसा होता है बेटा? दूर जाती है। अभिसारी में कैसा होता है? पास आती है। और समानांतर में क्या होता है? जब हमने यहाँ पर देखा तो इसके आधार पर हमने भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया, पर्वत और सुनामी की क्या करी? व्याख्या करी। और इसी के बाद में हम जब यहाँ पर आए तो हमको ये पता है कि कहाँ पर भूकंप आएगा, कहाँ ज्वालामुखी क्रिया होगी। जहां जहां ज्वालामुखी क्रिया होगी वहां वहां भूकंप आएंगे क्या? अरे आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि टकराएंगे तो स्वाभाविक रूप से आएंगे। पर जहां जहां भूकंप आएंगे वहां ज्वालामुखी क्रिया, और जहां जहां पर्वत होंगे वहां वहां पर ज्वालामुखी क्रिया नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि इसका उदाहरण कौन है? हिमालय। ये मेरे बच्चों को बन रहा है। चलो नाक तो रखिए, याद है, जल्दी में भी याद है, तो मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्या है? दिमाग में घुसे पड़े। कंसेप्ट अगर दिमाग से हटे तो मतलब हमने रटना शुरू करा, और रटने वाला व्यक्ति लंबा सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी के बाद में हमने उस ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को पढ़ा, और ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को हमने जब पढ़ा था तो अजोइक, पैलेजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक, नियोजोइक, ये बड़े एरा हो गए। उसमें पीरियड्स को पढ़े, उसमें सबसे प्रीकैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मिनियन। फिर कौन है? ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। फिर कौन है? इयोसिन, ओलिगोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। ये हमने पढ़ा। याद नहीं होते, जिंदगी भर याद नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा।
आपको बहुत सारी चीज आपको अभी बाद में गर्व होगा कि ये याद हो गया, ये याद नहीं होते, बहुत लोग छोड़ भी देते हैं और याद करते भी नहीं। पर मुझे पता है कि इसका महत्व है, इसलिए पहले से ही बहुत सारी चीजें, जैसे मुझे पता है गवर्नर अभी ही याद कर लेना उचित है, बाद में याद होते नहीं है, तो पीछे लगकर अभी करवा लो तो याद अभी हो जाएंगे। तो इसी के बाद में हम जब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद में हमने वैगनर का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का, और इसके बाद में हमने तापमान पढ़ा और तापमान का रिविजन हमने करा। तापमान का कहीं ना कहीं संबंध सूर्य से है, और सूर्य पर होती नाभिकीय संलयन की क्रिया, और उसके बाद में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा दो रूपों में आती है, एक पेड़ पौधों को जो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिसका तापमान से कोई संबंध नहीं, परंतु जो सतह को प्राप्त होती है उसका संबंध है। जब इस बात को देखा तो इस बात को देखते हमने तापमान को निर्धारित करने वाले कारकों को पढ़ा, और फिर दाब, क्योंकि जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, और जहाँ प्रेशर अधिक होगा वहाँ तापमान कम होगा। इस आधार पर मतलब तापमान और दाब का एक संबंध, उल्टा संबंध है कि सीधा संबंध, उल्टा संबंध। और जब इसे पढ़ा तो इसे पढ़ने के बाद में हमने तापमान को दाब को पढ़ा, तो इसका पवन से संबंध, तो हमने पवन को पढ़ा। और जब पवन को पढ़ा तो कहीं ना कहीं वर्षा को पढ़ा, और वर्षा कितने प्रकार की पड़ी, 3 प्रकार की पड़ी। पहली कौन सी, पर्वत, दूसरा समुद्र, तीसरा वाताग्र। वाताग्र पर होने वाली वर्षा कितने चरणों में चलती है, 5। पहला कौन सा, स्थिर, कौन सा, स्थायी नहीं बेटा, स्थिर। दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। और जब ये देख लिया तो इसके बाद में हम आगे बढ़े। इसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो हमने आगे चलकर आपको ये भी बताना शुरू करा कि चक्रवात किसे कहा जाता है। केंद्र की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, चक्रवात। तो यहाँ पर चक्रवात को हमने प्रतिचक्रवात और चक्रवात बताया जो नोट्स में है, और उसी के बाद में हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, विशेषकर हमने ध्यान किस पर दिया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बाद में हमने आपको बताना शुरू करा जेट स्ट्रीम, और जेट स्ट्रीम के बाद में हमने कटिबंध पर, किस पर है बेटा, कटिबंध पर। और कटिबंध के बाद आज कटिबंध का लास्ट है, बस लास्ट क्या है वो हो ही गया है, जितना आपको बताना था कटिबंध वो हमने